तो जैसे एडिशन में था कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो इसके कॉम्पिटेटिव लॉ इसके लिए फॉलो होता है, यहाँ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1 होता है, ठीक है। अगर A इंटू बी करें या B इंटू ए करें सेम वैल्यू देगा, वही यहाँ लिखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ अगर पहले इन दोनों का करें इसका बाद में, या फिर इन दोनों का पहले करें इसका बाद में, वैल्यू सेम आएंगी, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही है। उसके बाद क्या आता है, उसमें क्या था, फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब z की वैल्यू सिर्फ 1 होती है, या फिर इसको i प्लस 1 प्लस i0 भी लिख सकते हैं, या फिर 1,0 भी लिख सकते हैं, तो ये याद होना चाहिए। अब हम लोग इससे पहले जब प्लस कर रहे थे तो प्लस करने में क्या आता था, ओवरऑल जो वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों को प्लस करने पे अगर 0 दे दे तो सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो फर्स्ट वाले क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर कोई दो z या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो, तो फर्स्ट वाले के कंपेयर में सेकंड वाला या फिर सेकंड वाले के कंपेयर में फर्स्ट वाला एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो इसको कॉम्पिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को हम लोग देख चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो क्या बोला गया था, x प्लस आई वाई अगर माने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा a प्लस आई बी माने, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, मतलब 1,i0। ये i की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये 10 नहीं लिखा हुआ है, i इंटू 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर ये दिया है क्वेश्चन में, अब बोला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने को, तो ये निकालना है, ये दिया है तो ये निकालना है। अब सीधे सिर्फ क्वेश्चन में ये नहीं पूछता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके दौरान हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले तो हम लोग क्या पता चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या देता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं वैसे मल्टीप्लाई जैसे होता है, जल्दी कर देते हैं। ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 प्लस i0। जब हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग एक चीज़ क्या बताए थे, हमेशा कंपैरिजन के दौरान इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होता है और रियल पार्ट से कंपेयर होता है। तो यहाँ पे वही करेंगे, रियल पार्ट क्या है, ax प्लस वाई बी विच इज़ इक्वल्स टू 1 एंड वाई ए प्लस एक्स बी विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ऐसे कंपेयर होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखे वाले क्वेश्चन में इसमें, तो यहाँ पे ये तो कंपेयर हुआ, पर इसका फ़ायदा क्या है, हम लोग करना क्या था, हम लोग जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये दिया होगा और ये पूछेगा, तो मान लेते हैं x प्लस आई वाई दिया हुआ है, पूछा क्या है a प्लस आई बी, ठीक है, या फिर a प्लस आई बी दिया हुआ है और x प्लस आई बी पूछा है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन में से एक्स बी को एक साइड रखा है, वाई ए को उधर ले गए ना, सॉल्व करते हैं इसको। इसको अगर ले वाले को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको और इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, वाई ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई ए बाई बी, और वो भी माइनस का, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली, ठीक है। अब इसी एक्स की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ए एक्स की वैल्यू रखें, क्या आएगा, माइनस वाई ए बाई बी प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, बी, यहाँ पे माइनस वाई ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वाई बी हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे -1 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ भी क्या -1, यहाँ से लिखने में गलती हुई थी, ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 है, बी को उधर भेजेंगे और माइनस को भी कॉमन लेके क्या आ जाएगा, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब वाई कॉमन ले लेंगे
तो ये स्टेप यहाँ क्या किए हैं, माइनस वाई कॉमन लिए हैं, बी को उधर भेजे हैं, फिर माइनस को भी उधर भेज दिए हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, y की वैल्यू क्या, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या फाइंड करना था, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना था, इसको मान लेते हैं z ना। तो क्वेश्चन में अगर बोलता कि ये z क्या है, टू बी फाइंड करना है, गिवन क्या है, a प्लस आई बी। तो यहाँ ए और बी के टर्म में मिल गया, तो y निकाल सकते हैं। y अभी क्या मिला है, इसका सिर्फ एक पार्ट मिला है, अभी x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस का y की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू क्या है, माइनस का b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है a बाई बी। तो a बाई बी कैंसिल आया क्या, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a बाई, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको फाइंड किए, फिर इससे हम लोग यहाँ इसके दूसरा वाली इक्वेशन रखें, यहाँ लिख देते हैं पुट, ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरह की वैल्यू निकली। अब अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट ले लें, अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और इसमें देखते हैं फाइनल क्या होगा। अगर हम लोग को सिर्फ ये बोला होता, डायरेक्ट हम लोग को बताना होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बस बताना है याद, जैसे कि ऑप्शन टाइप वाला अगर क्वेश्चन हो, वैसे आते नहीं है, पर अगर हो तुरंत हम लोग को पता लगाना है, फिर चेक करना हो, क्या करेंगे हम लोग, इसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे x प्लस आई वाई लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का i b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दें, a माइनस आई बी। अगर कोई किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर कोई मान लेते हैं ये a प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो रिलेशन क्या होगा, ये इक्वल टू होगा इसके, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये होगा। अब ये चीज़ क्या है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ये इसको बोलते हैं मॉड ऑफ z, ठीक है। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, आगे इसको डिस्कस करेंगे अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट है, अगर इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटने के बाद क्या वैल्यू देगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा हुआ है ये, अच्छा ये कौन वाला z है, ये गिवन वाला, तो इसको मान लेते हैं z2 है। तो ये z2 का था, लिखा क्या है, z2 का मॉड का स्क्वायर, यहाँ क्या है, a आई बी एक्स प्लस आई वाई, ये रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, मानते हैं a प्लस आई बी डिवाइड बाई आई वाई, तो अब इन दोनों का डिवीज़न कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न में होगा क्या, अगर बोलता है यहाँ पे अगर लिखते हैं जैसे कि डिवाइड करो c कॉमा बी को किससे, c कॉमा a कॉमा बी को c कॉमा टी से, मतलब क्या है, a प्लस आई बी इज़ डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी, ठीक है। तो ये एक रिजल्टेंट देगा, वो क्या देगा, कुछ मान लेते हैं x प्लस आई वाई देगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या किए हैं, c प्लस डी को इधर भेज दिए हैं, इसको जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी। तो ये चीज़ जो है, यही चीज़ लिखा है ऊपर। फिर इन इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, x प्लस आई वाई, मतलब x और y फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, जो नीचे बताया वो लेट कर लिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, इन दोनों को। फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किए और रियल पार्ट को रियल पार्ट से। फिर इन दोनों इक्वेशन को देखें। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को सॉल्व करके y की और x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टर्म है जो कट सकते हैं। तो यहाँ अभी तो कोई टर्म नहीं कट सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए xd है और xc है, ठीक है।
तो अगर हम लोग को वाई की वैल्यू पहले निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हटाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या सेम है, इसमें x सेम है और क्या सेम नहीं है, यहाँ पे d है और यहाँ पे c है। यहाँ पे अगर एक और d आ जाए, यहाँ पे c आ जाए तो वो कट सकता है अगर माइनस कर दे तो वही किए, ऊपर d रिक्वायर है तो d दे दिए हैं और नीचे c रिक्वायर है तो c से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर दोनों इक्वेशन यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे c मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा xcd, वही xcd। उसी तरह यहाँ पे भी d का मल्टीप्लाई करो d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ad हो जाएगा। यहाँ पे जब c का करेंगे तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर वाई इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स डी में जब c का करेंगे तो क्या आएगा सी एक्स डी। फिर यहाँ पे b का c से करेंगे तो bc। फिर यहाँ माइनस तीनों में कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कटने वाले टर्म क्या है, ये x सी डी और ये x सी डी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों ही माइनस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस हम लोग किए थे, ये पहले से माइनस था, ये भी माइनस हो गया तो यहाँ माइनस दोनों में लगा है। यहाँ क्या ए डी माइनस बी सी, अब दोनों हो गया। अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म को नीचे भेज देंगे और माइनस ऊपर दे देंगे, तो ये आएगा हम लोग की y की वैल्यू। अब इससे ही हम लोग x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेम मेथड हम लोग निकालें, अगर पहले x की निकालनी होती है तो यहाँ पे y के टर्म को हटाते हैं। तो अगर सिर्फ x निकालना तो मान लेते हैं ये हम लोग पहले निकाले, हम लोग को पहले x निकालना तो हम लोग यहाँ क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखिए ये वाला टर्म हटाना है तो यहाँ पे हम लोग c का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे d का, क्योंकि यहाँ पे d है y के साथ तो c है, तो कट के अब जो फिर सॉल्व होता है तो y x की वैल्यू आती है। तो उसी तरह हम लोग पहले y की वैल्यू निकालें फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर पहले x की निकालनी होती, पर यहाँ हम लोग y की निकालिए फिर y की हेल्प से x निकाले, ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब क्या है, इस इक्वेशन में रख दें एक्स सी माइनस y की वैल्यू बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देखिए d का मल्टीप्लाई है फिर a। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग की y की वैल्यू तो थी, y की वैल्यू क्या थी बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम लोग को दोनों ही इन दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ जो c है और d है इन दोनों ही की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू से हम लोग तीसरा निकाल ले रहे हैं जो डिवीज़न के बाद आएगा। पहला y की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जब, तो क्या आएगा तो जब x की वैल्यू निकालेंगे इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, मान लेते हैं x प्लस आई वाई आएगा डिवाइड होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये x की वैल्यू रखें हम लोग, फिर प्लस का साइन लगेगा i, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या आया रिक्वायर्ड, मतलब डिवाइड होने के बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जब हम लोग वेयर x एंड y इज फाइनल वैल्यू आफ्टर डिवीजन ऑफ a कॉमा बी एंड c कॉमा बी, ठीक है। a कॉमा सी कॉम्प्लेक्स, a कॉमा बी कॉम्प्लेक्स नंबर और c कॉमा डी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो x कॉमा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वो इसका ही आंसर है। ऐसे होगा, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवीजन की वैल्यू निकल जाएगी। चीज़ें हम लोग को पता नहीं चाहिए, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं z1 इंटू Z2 को तो इसको और क्या लिख सकते हैं z1 इंटू 1/z2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या देना है, z2 कभी इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के, मतलब ये कभी ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, तभी इस तरह लिख सकते हैं। और इसके किसको इक्वल लिख सकते हैं z1 इंटू Z2 का इन्वर्स, ठीक है। Z2 का इन्वर्स मतलब क्या 1/Z2, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, इस लेक्चर के लास्ट में मैं करीब 3 से 4 क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखूंगा, वो आपको क्वेश्चन अपने कॉपी में या फिर कहीं भी नोट कर लेने हैं, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा। आप कोशिश करिएगा उन चारों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, और सॉल्यूशन जो वीडियो आएगा उससे आप चेक कर लेंगे आपके सॉल्यूशन सही है कि नहीं। तो अभी इसको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आपको एक 4 क्वेश्चन मैं पीछे दे दूंगा, एकदम लास्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे तो 4 क्वेश्चन होंगे वीडियो ख़त्म होते ही। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग अभी तक इसके बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किए हैं, आई के बारे में। इसको क्या बोलते हैं आयोटा। अब आई की वैल्यू क्या होती है √-1। अब अक्सर क्वेश्चन में क्या बोलता है आई के पावर कुछ 6 कर देगा, आई के पावर कुछ 8 कर देगा, आई के पावर 7 कर देगा।
तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एक जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? आई 4n प्लस m, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? i के पावर 4n, ठीक है, इंटू i के पावर m। कभी भी i के पावर 4 होगा या फिर 4n होगा तो वो हमेशा क्या देगा? 1 देगा वैल्यू। कैसे देखते हैं? अगर i की वैल्यू -√1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? क्या होगी? i इंटू आई स्क्वायर। i की वैल्यू क्या है? √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये होगी। उसी तरह जब i 4 की निकालने जाएंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, दूसरे आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो आया कितना? +1। कभी भी जब 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा पावर के कॉम्प्लेक्स नंबर के तो वो हमेशा क्या देगा? +1। तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसको सॉल्व, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। जैसे कि ये 3 क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे। ये 12th में पढ़ाया जाता है पर ये सब वापस रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए शॉर्ट में रिवाइज जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 6 को अगर डिवाइड करें हम लोग 4 से तो 4 1 4 बचा क्या? 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? I6 इज इक्वल्स टू I4 इंटू I2, ठीक है। जितना 4 से डिविजल हो सकता है वो लिखेंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आई के पावर 6 की वैल्यू कितनी आती है? -1। अब अगर आई के पावर 8 देख लें, उसी तरह 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा? अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 जो बचा था, यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसका 2 टाइम्स जाएगा 8 आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2 आई 0। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 8 का क्या आ जाएगा? 1। जैसे कि पहले मैंने बताया i के पावर 4n कहीं दिया है तो हमेशा 1 आएगा। ये n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर वैल्यूज हैं। 4.3 3.4 नहीं होना चाहिए। i क्या है? इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसी तरह सॉल्व होगा। i7 को देख लेते हैं। i7 को अगर देखेंगे तो i7 को जब डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो कितना आएगा? 1 टाइम्स में 3 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? i7 को i के पावर 4 इंटू 1 इंटू आई के पावर 3। इसकी वैल्यू तो पूरी हमेशा 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू आई के पावर 3 कितना होगा? अब आई के पावर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई को तोड़ेंगे आई स्क्वायर इंटू आई में। देखिए जब इस क्वेश्चन को ज़्यादा अगर आप सॉल्व करने करीब 10-15 एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेंगे तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, माइंड में सॉल्व हो जाएगा। ये आई के पावर -1 होता है, ये हो गया आई क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगी? आई क्यूब की वैल्यू -i। तो i7 की वैल्यू -i होगी, जिसको या फिर -√i भी -1 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग -√-1 भी लिख सकते हैं, पर सबसे सही तरीका होता है ऐसे लिखना -i। तो ये i का कॉन्सेप्ट ये था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कन्वर्जन था, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मान लेते हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हम लोग सिंपली क्या करना है? जो इमेजिनरी पार्ट है उसको निगेटिव कर देंगे। करना क्या है? इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव करना है तो x - i y आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? z1 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ x1। अब कॉन्जुगेट ऑफ x1 को बार से डिनोट करते हैं तो इसको क्या ले सकते हैं? x - i y, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ z1 होगा। इसी तरह कई सारे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखिए। अगर कहीं दिया हुआ है z1 इज इक्वल्स टू z 3 प्लस i, तो इसको लिख सकते हैं 3 - i। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक चीज़ डिस्कस किया था कि मॉड की वैल्यू क्या होती है z के? x² प्लस y स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स, इसका मॉड की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट का मॉड निकालते हैं, अगर कॉन्जुगेट का मॉड अगर यहाँ से निकालें इस कॉन्जुगेट का मॉड, तो क्या होगा? पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो माइनस का वाई का स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हम लोग को कि कॉन्जुगेट मॉड और फिर नॉर्मल मॉड क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट होता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो देख लेते हैं एक बार। पहला चीज़ क्या है? अगर प्रॉपर्टी टाइप का इसका
अगर z का मॉड लिए हुए हैं और फिर इसका मॉड लेते हैं, वापस क्या बन जाता है, z बन जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या। अगर z1 प्लस z2 है, z1 प्लस z2 है और इसके पूरे का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो वो इक्वल होता है किसके, अलग अलग इन लोगों का कॉन्जुगेट लिया हो तो उसके। ठीक है, इसी तरह यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है, पूरे में है, तो सिर्फ अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी। दो अगर कॉन्जुगेट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दो कॉन्जुगेट है, z क्या है x प्लस आई वाई और z मॉड z बार क्या है x प्लस माइनस आई वाई। तो अगर इन दोनों का सम करें, क्या करें, सम एडिशन, क्या आएगा, इन दोनों प्लस करेंगे 2x आ जाएगा और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये क्या है, रियल। तो जब सम होता है कॉन्जुगेट का तो क्या आता है, प्योर रियल वैल्यू। ठीक है, और वही जब इसका अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा, i 2y। तो ये पूरा क्या आया, 2yi। ये पूरा क्या आया, प्योर इमेजिनरी। तो यहाँ क्या ध्यान रखना हम लोग को, अगर दो कॉन्जुगेट का सम होता है तो प्योर क्या आता है, प्योर रियल वैल्यू आता है। अगर दो कॉन्जुगेट का माइनस होता है तो क्या आता है, प्योर इमेजिनरी आता है। तो ये है इसका कुछ प्रॉपर्टी। हम लोग देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या होता है, अगर z है और उसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं फिर मॉड, तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब, जब z यहाँ पे x प्लस आई वाई होता है। यहाँ सिर्फ ध्यान का देना है, पहले टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, i का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ रियल वैल्यूज़ को ही उठाएंगे, मतलब रियल वैल्यू मतलब सिर्फ y और x को ही उठाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर करके सम कर देंगे, अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा z की वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ क्या ध्यान देना है, ये दोनों सम होंगे कभी क्या, निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों का सम कभी निगेटिव नहीं होगा, इतना हम लोग को पता है, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर टर्म सम हो रहे हैं। और इन दोनों का सम अगर 0 आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 0 आता है मतलब मॉड 0 आता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि अगर z इंटू जेड हुआ, सॉरी z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z हुआ, क्या आएगा, मॉड का स्क्वायर। ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या है, अगर हम लोग z1 इंटू z2 का इकट्ठे मॉड लेते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर अलग मॉड लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो दूसरा, अगर हम लोग z1 बाई z2 मतलब डिवाइड करके मॉड लेते हैं तो हमेशा क्या, डिवाइड अगर अलग करके भी डिवाइड करें तो सेम आएगा। पर यहाँ ध्यान देना है, z2 का मॉड कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ है, हमेशा जो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें जो इमेजनरी रियल पार्ट होगा, रियल ऑफ z, वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z होगा। ठीक है, और जो इमेजनरी ऑफ पार्ट ऑफ z होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू z होगा। तो ये मान सकते हैं हम लोग का चौथा पॉइंट है। तो ये मॉडुलस के बारे में डिस्कस कर लिए। हाय, मेरा नाम है आनंद द्विवेदी और मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें कि अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो आपको, अगर मैं नए वीडियोस डालूँ इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू इस वीडियो पे आने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने के लिए। जय हिंद।